हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक यूनिट सर्कल को लेकर हम साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और इससे मिलने वाली बाकी जैसे कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि पाई पर साइन एक्स का क्या वैल्यू होता है, ज़ीरो पर क्या होता है, पाई बाई टू पर किस तरह से कॉस एक्स और साइन एक्स बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। और इसी की मदद से हमने एक चार्ट निकाला था, दैट वाज योर दिस एट डिफरेंट एंगल द वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक, तो हम 10th तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े और अब हम जो है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको एक फंक्शन की तरह देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है। इन 4 क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साइन किस तरह से बदलते हैं और उनका वैल्यू किस तरह से बदलता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, लेकिन वो ट्रिक हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया है और यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया है इस यूनिट सर्कल पे। ठीक है, तो ओ ए पर यानी कि एक्स एक्सिस पर ये जो बना, इसको हम नाम देते हैं, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं ए, है ना। और ये वाला जो हमने परपेंडिकुलर डाला वो हो जाता है बी, यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, ए कॉमा बी। हमने ये भी देखा था कि आपका जो साइन एक्स है, एक्स यानी क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ, अगर मैं ले रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, और अगर इसी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स एंगल एंटी क्लॉक लेने पर पॉइंट पी पर आ गया वो, ठीक, तो उस केस में आपका एंगल हो गया एक्स, कोऑर्डिनेट हो गया ये ए कॉमा बी। और वहीं पर अगर मैं उतने ही एंगल पर इस एरो को घुमाती हूँ लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमको पता है, पहले ही लेक्चर में देखा था हमने कि जब आप क्लॉकवाइज किसी एरो को घुमाते हो तो जो एंगल बनता है उसको आप निगेटिव में लेते हो, यानी कि वैल्यू तो इसका एक्स ही है लेकिन निगेटिव में होने की वजह से इसको माइनस एक्स नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जैसे पानी होता है ना, तो यहाँ पे अगर कोई पेड़ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देता है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो जैसे पानी के नीचे हो गया तो कैसे दिखेगा वो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए तो वही है लेकिन वाई एक्सिस में निगेटिव हो गया माइनस, तो माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम साइन एक्स निकालते हैं, हमें मालूम है कि साइन एक्स किसके बराबर होता है, जैसे ये एंगल है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना बताया था 1 सेंटीमीटर, तो साइन एक्स कितना है इस केस में बी है, कॉस एक्स कितना है इस केस में ए है, टेन एक्स आपका कितना है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस यानी कि बी अपॉन ए है, इस तरह से, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या कि निगेटिव एंगल का साइन कितना आता है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। निगेटिव एंगल का साइन कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव एंगल माइनस एक्स है और इसका साइन लूँगी तो क्या आएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब अपोजिट क्या है, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये कितना है, माइनस बी है। ओके, हालांकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है लेकिन ये वाई निगेटिव वाई एक्सिस में है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस बी अपॉन में रेडियस तो 1 ही है। ठीक है, रेडियस ये नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है कि निगेटिव एक्स एक्सिस में होती है, रेडियस रेडियस होती है, सो इट इज़ 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझे होंगे कि साइन एक्स सॉरी माइनस बी अपॉन में 1, तो यानी क्या कितना, माइनस बी। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझे कि साइन एक्स जो है पॉजिटिव एंगल के लिए कितना आ रहा है, बी आ रहा है, और निगेटिव एंगल के लिए कितना आ रहा है, माइनस बी आ रहा है। यही काम जो है कॉस एक्स के साथ भी करते हैं। अगर मैं कॉस एक्स लेती हूँ, कॉस ऑफ माइनस एक्स लेती हूँ, तो देखो कॉस माइनस एक्स कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट कितना है इसका, यानी कि बेस कितना है, ए है, और ए अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए अपॉन में 1।
ए तो पॉजिटिव ही था, तो ए अपॉन में 1, यानी कितना आ गया इसका, ए ही आ गया। लेकिन कॉस एक्स भी कितना था, ए ही था, कॉस माइनस एक्स भी कितना आ गया, ए ही आ गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि जब आप साइन एक्स निकाल रहे हो और साइन माइनस एक्स निकाल रहे हो तो कितना आ जा रहा है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है ना वो माइनस साइन एक्स के बराबर आ रहा है, क्योंकि आप इस बी की जगह क्या लिख सकते हो, साइन एक्स लिख सकते हो, जबकि कॉस एक्स ए ही आ रहा है और कॉस माइनस एक्स भी ए ही आ रहा है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। चाहे पॉजिटिव एंगल लो या फिर नेगेटिव एंगल लो, कॉस का वैल्यू कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको इन दोनों के बारे में पता चल गया तो बाकी जितने भी आपके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि tan, अब आपका tan ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, आप ये कह सकते हो कि साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स कितना, माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स कितना, इट इज़ कॉस एक्स। यानी क्या कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस tan एक्स। ओके, तो tan एक्स का बिहेवियर कैसा हो गया, साइन एक्स के जैसा हो गया। वहीं पर अगर सेक एक्स लिया जाए तो आप ये जानते हैं कि इट इज़ 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं सेक ऑफ माइनस एक्स लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स यानी क्या, कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स। इसका मतलब क्या कि सेक ऑफ माइनस एक्स इज सेक एक्स। तो सेक जो है कॉस की जैसे बिहेव कर रहा है। और वहीं पर अब आप ये चीज़ भी समझ ही गए होंगे कि कोसेक माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कोसेक ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे, जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपने ये देखा कि अगर मैं एंगल माइनस लेती हूँ तो साइन किस तरह से बिहेव करता है, कॉस किस तरह से बिहेव करता है, टैन किस तरह से बिहेव करता है, सेक किस तरह से बिहेव करता है, और कोसेक किस तरह से बिहेव करता है। ये चीज़, ये बात तो तब हुई जब हम x को जो है माइनस एक्स में चेंज कर रहे थे। यानी कि आपका जो एंगल है वो जो पहले एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे, यही चीज़ हमने जो है क्लॉकवाइज के लिए देख ली। तो आपने देख लिया कि किस तरह से चेंज होता है। अब हमको ये देखना है कि अगर आपका कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उनके साइन, कॉस, टैन, इनका जो आंसर आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है इसका। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या कि पॉइंट पी ही ले लो आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ए बी क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, और बी भी क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। यानी कि आपके ए और बी, मैं 0 से लेकर π/2 के बीच की बात कर रही हूँ। ठीक है, 0 और 0 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, और 2π हो गया। इनके लिए हमने वैल्यूज़ देखी हुई हैं। कोई इस पर 1 होता है, कोई इस पर 0 होता है, इस तरह से, लेकिन मैं इनके बीच की बात कर रही हूँ। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है। ओके, अब आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे होता है आपका 0, ये मैंने रेडियन में लिखा है, दिस इज़ योर π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π। ठीक है, 0 ये कह दो या फिर 2π कह दो। ओके, तो अगर ये पहला जो क्वाड्रेंट में अगर हमारा पॉइंट है तो यहाँ पे देखो इसके लिए क्या है कि ए भी ग्रेटर दैन 0 है और बी भी ग्रेटर दैन 0 है, यानी क्या कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारा देखो साइन एक्स इज इक्वल टू बी, बी भी पॉजिटिव है, तो साइन एक्स का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि कॉस एक्स का आंसर भी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। tan एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन में ए, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या कि tan एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये चीज़ समझी कि देयरफॉर साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, और ऑब्वियसली इनकी वजह से, साइन एक्स की वजह से कोसेक एक्स, कॉस की वजह से सेक एक्स, tan की वजह से कॉट एक्स, ये सब क्या है, आर पॉजिटिव। रीज़न आप समझ गए हैं, क्योंकि
ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए अब हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है, इसको हम नाम देते हैं, मान लीजिए पी डैश दे दिया मैंने, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है वो अब यहाँ पे आ गया है, मैंने उसको जो है यहाँ से लिया है, यानी कि ये एंगल बन गया। अब ये है आपका क्या, एक्स है, एक्स मतलब क्या, कोई भी एंगल जो बन रहा है। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा, ए आ जाएगा, अब निगेटिव आ जाएगा, अब बी कितना आ जाएगा, बी जो है आपका पॉजिटिव रहेगा। तो एक तो आ गया आपका जैसे कि -a, बी आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो गया, इन सेकेंड क्वाड्रेंट आपका क्या हो जा रहा है, जब आपका x, मैं इस वाली लाइन को नहीं ले रही हूँ, ठीक है, π/2 वाली को नहीं ले रही हूँ, x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, तो उस केस में हमारा क्या हो जा रहा है कि a जो है वो निगेटिव है और b क्या है, पॉजिटिव है। वैसे मुझे यहाँ पे जो है माइनस साइन नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि a ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता कि -a इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बी किसको डिनोट कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए निगेटिव हो जाता है, बी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू बी है, अब बी क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब क्या कि साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो आपका कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। रही बात कॉस एक्स की, कॉस एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए कैसा है, निगेटिव है, तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। कॉस एक्स लेस देन 0 है तो सेक एक्स भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब tan एक्स देखो, tan एक्स किसके बराबर होता है, b अपॉन ए, बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो क्या ओवरऑल ये निगेटिव हो गया, तो tan एक्स भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और cot एक्स का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आप समझ रहे हैं ना, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, किसी का आंसर -1 आ जाएगा, किसी का -1/2, डिपेंड करता है कि क्या है, ओके। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट के। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका ए और बी दोनों निगेटिव होते हैं, है ना। सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो है वो यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन पाई है, लेस देन 3π/2, 3π/2 यानी क्या, 270 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है। अब दोनों निगेटिव हैं तो देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, साइन एक्स भी निगेटिव आ जाएगा, ओके। साइन एक्स निगेटिव आ गया तो कोसेक भी निगेटिव हो गया, ठीक। अब कॉस एक्स भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ए निगेटिव है, तो कॉस एक्स इज निगेटिव, सो सेक एक्स ऑल्सो निगेटिव। अब tan एक्स देखो, tan एक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, बी निगेटिव है, ए निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एक्स हो जाता है पॉजिटिव और इसकी वजह से cot एक्स भी हो जाता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हमने देखा कि यहाँ पे आपका जो x है वो 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा है, सो x इज़ ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। तो इस केस में आपका a तो है पॉजिटिव लेकिन b है निगेटिव, तो इसकी वजह से देखो क्या प्रभाव पड़ता है, a पॉजिटिव है b निगेटिव है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा आपका निगेटिव, इसीलिए कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, कॉस एक्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव और a इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ पॉजिटिव, इसीलिए सेक एक्स भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। tan एक्स हो जाएगा आपका निगेटिव क्योंकि b निगेटिव है तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज़ निगेटिव, उसी तरह से cot एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप से बोला गया कि कोई नंबर है, ओके, π/2 से लेकर पाई के बीच में कोई भी नंबर है और बताइए कि वहाँ पर जो है साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, तो आप झट से बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे
पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। इस तरह से इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आप समझ रहे होंगे कि इसका हमने क्या करना है, लेकिन आगे जाके जब आप एडवांस में पढ़ेंगे तब आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। इसलिए जो है इसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक जो है बड़ी सिंपल सी है। आपको क्या याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, तो इसमें देखो पहले पहले जो शब्द हैं, पहला जो लेटर है, यानी क्या, ऐड, शुगर में S, टू में T और कॉफ़ी में C। तो A का मतलब होता है ऑल। A का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं। तो देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, सारे के सारे आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हैं। सेकेंड केस में एस मतलब क्या कि साइन पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव हुआ मतलब कोसाइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कोसेक को ही कोसाइन कहते हैं, इतना ध्यान में रखिए। तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। तो ये दो पॉजिटिव है, बाकी देख रहे हो आप क्या है, निगेटिव है। फिर टू में यानी कि टेन वाला पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन, कोसेक, कॉस, सेक ये सब निगेटिव हैं और टेन और कॉट पॉजिटिव है। और सी यानी कि कॉस, तो कॉस और उसके साथ का सेक ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये याद में रखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहूँगी मैं, अब रेशो नहीं कहूँगी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये साइन होते हैं। ठीक, अभी आप करते नहीं बैठोगे कि अच्छा यहाँ पे ए बड़ा होता है, यहाँ पे बी लेस देन 0 होता है, फिर ये लगाओगे, नहीं। अब इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप फंक्शन पढ़ रहे हो और अगर आपको उसका डोमेन और रेंज पता ना हो तो फंक्शन पढ़ना व्यर्थ है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स की। देखो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बेस है, क्योंकि साइन और कॉस से ही आपका क्या बन जा रहा है, आपका टेन बनता है, सीकेंट एक्स बनता है, कोसाइन एक्स बनता है, कॉट एक्स बनता है ना। तो साइन और कॉस सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड देन वी विल फर्दर सी कि बाकियों का क्या है। इसका ग्राफ भी हम देखेंगे, देखते हैं इस वीडियो में बनता है कि अगले वीडियो में बनता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ग्राफ जो है ना थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे, मतलब हायर मैथ्स पढ़ोगे, तब तक आपको जो है साइन कोसाइन इनके ग्राफ आने चाहिए, या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे भी इनके ग्राफ बनाने आने चाहिए। उससे जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये कैसा, अगर इस पिक्चर को आप देखो तो ये पॉइंट मैं 0 से शुरू करती हूँ और π/2 तक जाती हूँ, पाई तक जाती हूँ, 3π/2 तक जाती हूँ, 2π तक जाती हूँ। इसके आगे वापस से मैं अगर इसमें ऐड करूँगी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, अगर मैं एक और राउंड इसमें मारूँ तो इसमें 2π ऐड हो जाएगा। यानी क्या कि इसी चीज़ को और क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ 2π + π/2, यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5π/2। ओके, तो ये 5π/2 ये इसी चीज़ को जो है आपका 2π + π 3π भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे करेंगे तो 3π/2 में 2π को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3π/2 + 2π यानी कितना, 2 दूनी 4, 7π/2, 7π/2। और इसी चीज़ को वापस से 4π, और मैं इस चीज़ को जो है लगातार कंटिन्यू कर सकती हूँ, राइट। तो क्या है, ये एक चक्र टाइप का है। मतलब क्या कि एक चीज़ रोटेट होने के बाद वापस से उसी पॉइंट पर आती है और फिर से जो है उन्हीं पॉइंट से गुजरती है। ठीक, एंगल हमारे चेंज होंगे। एंगल हमारा जो है कभी 2π आएगा, बाद में जो है 5π/2 कहलाएगा, फिर 3π कहलाएगा, फिर 4π, देन 5π, 6π, 7π, इस तरह से एंगल बढ़ते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, बट वैल्यूज़ रिपीट होंगी। मतलब क्या कि इनपुट आप दोगे, कोई भी इनपुट आप दोगे, लेकिन जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आंसर हैं, वो फिक्स्ड है।
आंसर फिक्स है, इनपुट आप चाहे कुछ भी दे दो। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा रेंज आपको बताना चाहूँगी कि देखो इसका रेंज क्या होगा। साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, बी और ए पर डिपेंड कर रहा है। तो साइन एक्स का किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पर कर रहा है। तो बताइए कि बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना और मिनिमम वैल्यू कितना। मिनिमम वैल्यू जब पी जो है 0 पर आता है तो आपका साइन 0 कितना होता है, देखिए जब 0 एंगल है आपका तो बी हो जाता है 0, इसलिए आपका साइन 0 है। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है इसको। तो बी जो है वो 0 है, ओके। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो ये भी नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो -1 भी आ रही है। तो मिनिमम एक्चुअली है भी कहाँ पर, वो यहाँ पर है -1। तो बी का जो है मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी वो है -1। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी कितना है, मैक्सिमम वैल्यू जो है कहाँ पे आता है, यहाँ 1 पर आता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इज़ 1, ओके। और जो आंसर आ रहे हैं अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इट इज़ 0, 1/2, 1/√2, 1/√2 यानी क्या कि 1/1.412 समथिंग, ओके। तो इसका आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये √3 है, √3 का आंसर कितना होता है, 1.7 कुछ होता है ना। तो अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी 0.8 समथिंग आएगा। ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है। मतलब क्या कि आपका जो वैल्यू है ना बी का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में है, बस। 1 से बड़ा कभी नहीं, -1 से छोटा कभी नहीं। इसी में आपका आंसर आता है, ये आंसर है। और आंसर जो होता है वही आपका रेंज होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझ गए कि साइन एक्स के केस में आपका जो रेंज है ना, इट इज़ एक्स सच दैट कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और क्या है ये, -1 और 1 के बीच में सारे रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। कह दो इसी को दूसरी भाषा में तो इट इज़ क्लोज इंटरवल -1 to 1, दिस इज रेंज। अब आपको ये ज़िंदगी भर याद रखना है कि भाई साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में है। अब देखो क्या यही चीज़ ए के लिए ट्रू नहीं है, बिल्कुल है। ए का भी जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ए किस पे जाता है जब यहाँ पर होता है, ए का मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1। इट इज सेम थिंग फॉर ए ऑल्सो कि ए इज बिटवीन -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होगी कि आपका कॉस का रेंज भी यही आने वाला है। अब बात करते हैं डोमेन की कि साइन एक्स के डोमेन क्या होगा। देखो डोमेन में क्या आता है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, आप रियल से ही ले रहे हो और रियल ही उसका आंसर आ रहा है। तो इस केस में जैसे कि हमने ये चीज़ देखी थी कि आप जो है डोमेन में इनपुट डालते हो, लेकिन ऐसा पॉइंट आप हटा देते हो जिस पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा हो, ठीक है, जहाँ पे गड़बड़ी हो रही हो। जैसे कि हमने ये बात करी थी कि 1/x है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए ये चीज़ क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है ना, अनडिफाइंड हो जाती है। तो हम इसका क्या करते हैं, अगर इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में से आप x हटा देते हो तो r-x ये कर देते हो, है ना। ये हो जाता है आपका इसका डोमेन, r-0, सॉरी, जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है आप उसको हटा देते हो। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करना है। तो देखो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या देखना है, 0 से लेकर 2π तक देखना है, बाकी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस सर्कल के अंदर इतने वाले में, इतने रोटेशन में अगर वो कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है तो उस वाले पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो 0 से लेकर 2π तक इसमें कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं आ रखा है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर है, ठीक है। यही वैल्यू नहीं है, अब जैसे 0 के जस्ट बाद कोई नंबर होगा उसका भी कुछ वैल्यू होगा, लेकिन हमको ये वाली वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी पड़ती है, स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज़ हैं, ओके। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ये हम याद करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अब वैसे तो इसमें कुछ π/9 भी हो सकता था, π/11 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था ना, उसके लिए हम इतना हमारा दिमाग नहीं कि हम उतने इन्फिनाइट वैल्यूज़ इसके अंदर याद कर दें, राइट। हमने कुछ पर्टिकुलर 0 से लेकर 2π तक याद किए हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे
कि इसका जो डोमेन है ना, हम कुछ भी इसको दे दें, कोई भी रियल नंबर दे दें, वो ले लेगा। यानी क्या कि इसका पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन है। ओके, अब आप कहोगे कि भाई डोमेन में रियल नंबर और यहाँ पे तो ये एंगल जैसे आ रहे हैं, तो क्या ये नंबर नहीं है? ये भी तो नंबर ही है। ठीक है, अब पाई/6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो पाई की जगह 22/7 में रखोगे और नीचे इंटू 6 मल्टीप्लाई में है, सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ज़रूर आएगा ना। तो इसी तरह से ये जितने भी एंगल है ना, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी रियल नंबर डालो ना, वो भी एक एंगल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि sin x का जो डोमेन है इट इज़ r एंड रेंज है आपका -1 से लेकर 1। यही काम cos x के लिए भी होता है। cos x की भी यही कहानी है कि cos x का जो रेंज है, cos x का रेंज भी क्या है आपका, क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1। यही चीज़ आप लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 2। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि a जो है वो -1 और 1 के बीच में है और आपका cos x जो है वो a के बराबर होता है। एक यूनिट सर्कल के अंदर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन भी, इसके अंदर भी आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो एज ए एंगल। बात समझ गए? यहाँ पे देखिए कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा tan x के बारे में, क्योंकि ये ज़रा क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x। अब आपको पता है कि जो tan x होता है वो b/a होता है। ओके, अब जो tan x है, सबसे पहले इसके डोमेन की बात करते हैं। रेंज थोड़ा सा समझेंगे तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन यानी क्या कि आप क्या करो, r में से वो वाली वैल्यूज़ हटा दो जिस पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे करेगा? जहाँ पर आपका a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो a 0 होने पर कहाँ पे हो रहा था a 0? जैसे कि π/2 पर हो रहा था, 3π/2 पर हो रहा था। और हमने ये चीज़ देखी थी, ये किस चीज़ की वजह से हो रहा था? क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x आ जाता है, तो जहाँ पे cos x 0 है वहाँ पर आपका tan x डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन में क्या हो जाएगा कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज़ cos x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको पता है कि cos x जो है वो 0 कब होता है? cos x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जहाँ पे ऑड मल्टीपल होता है π/2 पर, वहाँ पे आपका cos x 0 हो जाता है। यानी क्या, वहाँ पे आपका a 0 हो जाता है। तो वो वाले पॉइंट्स हमने हटा देने हैं। ओके, तो डोमेन में ऐसे नंबर डालने हैं जिसके लिए a 0 ना हो। ठीक, और cos x मतलब 0 ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ये वाले नंबर। तो r में से क्या माइनस कर देंगे, 2n+1 π/2 वाली नंबर्स वो कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ पे n आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखूंगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, x सच दैट कि x जो है वो r से बिलोंग करता है एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ये इसका एक सही लिखने का तरीका है। अब इसका रेंज क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी इमेजिनेशन क्या जाती है अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, कि रेंज ऑफ tan x क्या आ सकता है, मतलब इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इस चार्ट में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बिकॉज आप ये देखोगे कि अच्छा इसमें 0 भी है, इसमें जो है 1 भी है, 1/√3 भी है, और नॉट डिफाइंड भी कोई चीज़ है इसमें। ठीक, एक चीज़ इसमें और बता दूं कि इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ भी हैं। ओके ना, अब वो माइनस वाला इसमें नहीं आया है क्योंकि माइनस वाला आता भी कब, tan x हमें पता है कि tan x माइनस कब होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे तो पॉजिटिव होते हैं, और जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपका tan x का वैल्यू जो है वो माइनस में आता है। ओके, यहाँ पे माइनस में tan x का वैल्यू आता है, लेकिन कब आता है वो तो तब पता चलेगा ना जब हम यहाँ पे कोई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेते। देखो ये 0 है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री,
और डायरेक्टली आप 180 डिग्री पे चले गए। तो 90 से लेकर 180 के बीच का हमने तो कोई एंगल लिया ही नहीं। जब इसके बीच का कोई एंगल नहीं लिया जिसमें आपका tan x और cot x माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर आपको कैसे दिखाई पड़ता कि अच्छा निगेटिव वैल्यूज़ भी है। तो इसके अंदर निगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो इस चीज़ का आप ये मत सोचे कि अच्छा कि कहाँ पर निगेटिव वैल्यू है। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देके कहती हूँ कि जैसे कि -1 है, tan ऑफ x जो है वो -1 भी आता है। अब कैसे आता है कि आपको ये पता है कि tan जो है 1 कब आ रहा है, 45 डिग्री पर 1 आ रहा है। ओके, और अगर मैं -45 लूँ, ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। तो इसके अंदर माइनस वाले भी हैं, ठीक। अब सवाल ये है कि भाई इसमें जो है रेंज है क्या। जैसे यहाँ पे तो हमें रेंज पता चल रही थी, इसकी पता ही नहीं चल रही है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो एक बात बता दूँ, इसकी जो रेंज है ना वो पूरी की पूरी रियल 9 है। यानी क्या कि इसका आंसर -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आता है। अब आपको होगे कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो ध्यान से देखो, ये जो नॉट डिफाइंड का मतलब है, यहाँ पे मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है कि देखो आपका जो tan x था ना वो b/a आ रहा है। मान लीजिए कि आपका a 0 की तरफ जा रहा है। अगर a 0 की तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा। तो ये पूरा, अगर b मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, a 0 की तरफ जा रहा है और b पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि b/a जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मैंने जैसे कहा था ना कि अगर 1/x है, ठीक, और डिनोमिनेटर हो जाता है आपका 0, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 0 होता है, बट 0 की तरफ जाएगा तो आपका ये नंबर ना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप 1 को बहुत छोटे नंबर से, जैसे कि 0.000000 जितनी बार 0 लगाओगे, इतने छोटे नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसी का उल्टा मतलब 1 0 0 0 0 0 0 0 0 इतना लंबा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना छोटा नीचे वैल्यू, ऊपर उतना बड़ा आंसर। तो जैसे ये 0 की तरफ जाता है ये बहुत ही बड़ा नंबर की तरफ चला जाता है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ओके, इन्फिनिटी इज़ नॉट नंबर। ओके, और वहीं पर अगर यही चीज़ निगेटिव हो जाती है, ठीक है, वहीं पर जैसे कि हमने देखा कि अभी कौन से क्वाड्रेंट में हमारा ये निगेटिव हो जा रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जा रहा था। तो इस क्वाड्रेंट में ऐसे कहीं पर वैल्यू आएगा जब आपको जो है ये भी हो सकता है कि b जो है वो <0 है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि a जो है वो निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हो। अब ये चीज़ आप समझोगे नहीं, लेकिन हाँ, ये जो b/a है ये जिस तरह से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है उसी तरह से ये -∞ की तरफ भी जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा था जैसे कि हमारा जो tan x होता है वो होता है आपका tan ऑफ -x होता है -10x, ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव, अगर tan x जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो tan ऑफ -x नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ होगा ये। तो इसलिए आपका जो रेंज है ना वो -∞ से इन्फिनिटी, यानी क्या आपका रियल नंबर होता है। हमें पता है रियल नंबर को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक। तो ये है tan x का रेंज। ओके, ये चीज़ आप थोड़ा तब समझोगे जब आप इसका ग्राफ देखोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी आपको समझाने के लिए डोमेन रेंज ये रहा। अब देखो, अब बाकी 3 चीज़ें निकालना बड़ा आसान है। अब मैं अगर कोसाइन की बात करूं, यानी क्या कोसेक एक्स की बात करूं, तो इसमें क्या हो जाएगा। अभी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कोसेक एक्स जो है 1/sin x होता है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यानी क्या कि मैं वो वाले पॉइंट्स आर में से हटा दूंगी जिस पे जो है sin x 0 हो जाता है, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, वो वाले पॉइंट्स हम हटा देंगे। ओके, तो डोमेन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू r सच दैट, डोमेन क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, वेयर n इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब हमें पता है बिकॉज कि sin x आपका 0 कब होता है, फॉर x इज इक्वल टू n पाई के लिए। हमें पता है ना कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर जो आपकी x एक्सिस पर होती है ना,
जहाँ पे आपका 0 आता है, पाई आता है, 3 पाई आता है, 4 पाई आता है, इन पे जो है आपका साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का, बस एन पाई को छोड़कर बाकी सारा रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज अब देखिए, रेंज है इसका, साइन का रेंज है आपका -1 से लेकर 1। अब देखो कोसेक जो है इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल होगा तो हम क्या करते हैं इसमें कि -1 से लेकर नीचे और 1 से लेकर ऊपर, -1 और 1 को छोड़कर ये आता है इसका रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मैं x कह दो या फिर y कह दो, एनीथिंग y सच दैट y जो है वो एक रियल नंबर है और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और मतलब आप समझते हैं ना, यूनियन करते हैं हम लोग इसमें, y इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अभी आप थोड़ा तब समझोगे जब आपका क्या कहते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे, लेकिन थोड़ा इस चार्ट से आप समझ लीजिए कि कोसेक क्या है। देखो 2 है, √2 यानी कि 1.41 समथिंग, 2/√3 है यानी कि 2 को आप 1.7 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट कुछ ही आएगा, 1 है, -1 है, लेकिन इसमें से कोई भी जो है आपको 0 पॉइंट समथिंग नहीं दिखेगा, यानी क्या कि इसके बीच -1 और 1 के बीच का नहीं दिखेगा। -1 और 1 के बीच में क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग वाले नंबर इसके अंदर आते हैं। और वो क्यों छूट जा रहे हैं, देखो अगर मैं इसके अंदर का कोई भी वैल्यू लेती हूँ, जैसे कि 0.1 है, वो आपका -1 और 1 से है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/0.1 हो जाता है, यानी क्या कि ये 10 बन जाता है। तो कभी भी जब आउटपुट आएगा ना, वो इसके बीच का आ ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा लॉजिकली इस चीज़ को सोचेंगे तो आपको इस आंसर का मतलब समझ में आ जाएगा कि cos x जो है ना 1/sin x आ जा रहा है, मतलब sin x का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है यानी क्या कि -1 और 1 के बीच में सारे 0 पॉइंट समथिंग वाले आते हैं, तो -1 और 1 के बीच के जो 0 पॉइंट समथिंग का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे ना, वो कभी भी 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि उनका रेसिप्रोकल लो ना तो बड़ा नंबर आता है। ओके, सो इसका रेंज क्या आता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्या कि आपका -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 के आगे और -1 के नीचे, ये इसका रेंज आता है। यही चीज़ जो है ना sec x के साथ भी हो जाती है कि sec x किसके बराबर है, 1/cos x के बराबर है। तो इसके डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में से हम वो वाले पॉइंट्स हटा देंगे जिसपे कॉस हमारा क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, यानी क्या x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू, अब कॉस 0 कहाँ पे हो रहा था, और मल्टीपल ऑफ π/2 पर हो रहा था। तो इन पॉइंट्स को हटा के, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इन पॉइंट्स को हटा के बाकी जो बचता है रियल नंबर में, वो इसका डोमेन हो जाता है। अब वहीं पे अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो सेम है, cos x का भी आंसर किसके बीच में आता है, -1 और 1 के बीच में आता है। -1 और 1 का रेसिप्रोकल लोगे तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है वही चीज़ इस पे भी लागू होती है। तो इसका रेंज भी यही आ जाएगा, क्या कि आपका y सच दैट कि y जो है वो एक रियल नंबर है और y आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और y आपका जो है लेस देन और इक्वल टू -1 है। एक चीज़ आपको हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने और क्यों लिखा है, ठीक है, और का मतलब होता है, पहले भी हमने कहा है सेट के अंदर और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ओके, तो जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, ये पूरे एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक सेट है, ये एक सेट है। ओके, यहाँ पे नंबर नहीं है कि अच्छा ये इसका आंसर है एंड ये आंसर है, नो, और बोला है, तो ये दो सेट का यूनियन कर रहा है। ओके, मतलब इसको इंक्लूड करके और इसको इंक्लूड करके, एंड नहीं लिखना है, ठीक है। अब बचता है अब कॉटेक्स, तो कॉटेक्स का भी यहाँ पे लिख ही देते हैं। कॉटेक्स किसके बराबर होता है, 1/10x, तो वो वाले पॉइंट्स छोड़ देंगे जहाँ पे हमारा 10x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कॉटेक्स के लिए देखिए कौन से पॉइंट्स छोड़ेंगे,
वो पॉइंट जहाँ पे tan x आपका ज़ीरो हो जाता है। और tan x ज़ीरो कहाँ पर होता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r। आपने एक चीज़ देखी होगी, tan x वहाँ पे ज़ीरो होता है जहाँ पे आपका sin x ज़ीरो होता है, यानी क्या? पाई पर, 2 पाई पर, क्योंकि tan x किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो जब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तभी यहाँ पे ज़ीरो बनेगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि x नॉट इक्वल टू n पाई लेते हैं, क्योंकि n पाई पर आपका साइन x कितना होता है? ज़ीरो हो जाता है। n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, रही बात रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज होता है आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आपका कॉट एक्स है 1/10x और tan x का आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। तो सारा रियल नंबर ही इसका आंसर आएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी में जितने भी नंबर हैं उन सब का रेसिप्रोकल करोगे ना, तो वो इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेंज कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी रियल नंबर होगा। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ज़ीरो का क्या होगा? ज़ीरो इसमें है ही नहीं, क्योंकि जब आप n इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हो तो x इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है, तो ज़ीरो की बात ही नहीं करेंगे हम। ओके, तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आता है, जिसके अंदर ज़ीरो भी है, ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कोई एंगल नहीं डालेंगे जिसकी वजह से ये नंबर इन्फिनिटी हो जाए, यानी क्या कि हम इसमें से n पाई वाले सारे एंगल डिलीट कर देते हैं। आंसर इसका जो है पूरा रियल का सेट आ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग दिस। ओके, सो दिस वाज डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ग्राफ ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनका ग्राफ कैसे बनता है। तब आप जो है इस डोमेन एंड रेंज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पे ये क्यों माइनस किया है, रेंज कैसे इसका माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी पर आ रही है, क्योंकि इस ग्राफ से आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। दिस इज़ जस्ट कि साइन बताने के लिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बना रहे हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें साइन कॉस किसी का भी ग्राफ नहीं है। ये बस साइन समझने के लिए, ये वाला साइन पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, ये इस चीज़ को समझने के लिए है। ठीक, लेकिन डोमेन और रेंज समझने के लिए हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखना पड़ेगा, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।